ठीक है। तो ये जो पिछला अध्याय हम लोग पढ़े कि बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद के संधि से अंग्रेजों को बहुत कुछ हासिल हुआ। पहली बार भारत के उत्तर भारत के 3 सबसे शक्तिशाली बादशाह नवाबों के साथ समकक्ष बैठ करके बार्गेनिंग किया गया, सौदेबाजी की गई, और सौदेबाजी में कंपनी को बहुत कुछ हासिल हुआ। दीवानी अधिकार हासिल हुआ, जमींदारी मिला, इलाहाबाद कड़ा का, हैदराबाद के उत्तर का उत्तरी सरकार का जागीर मिल गया, प्लस इनको कंपनसेशन मिल गया 50 लाख रुपया। तो इनको बहुत कुछ हासिल हुआ, और इस हासिल होने के बाद इनका मनोबल बढ़ता चला गया। अब ये चस्का इनको लगने लगा कि भारत के हर एक राज्य, हर एक नवाब छोटे बड़े हैं, उनके मामलों में हस्तक्षेप किया जाए और इसी तरह से लिया जाए। यही सब का परिणाम था सहायक संधि, यही महत्वाकांक्षा का परिणाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हस्तगत सिद्धांत। ये सब कुछ यहीं से अब शुरू होने लगा, इनका मनोबल बढ़ने लगा। लेकिन क्या ये जो दोहरी शासन, ड्वेल गवर्नमेंट लाया गया, डायरकी लाया गया बंगाल में, इसका क्या प्रभाव पड़ा, या कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो 1765 से 1772 तक जो गतिविधि भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई, यहाँ पे इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और आपको इसमें कई ऐसे रोचक चीज मिलेगी जिससे आपको अंग्रेजों का फ्यूचर में क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि और डायरकी, ये 2 ऐसा लैंडमार्क चेंज है या ड्रास्टिक चेंज है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब स्टेबल होने वाली थी, और पूरे भारतीय राज्यों को, जितने भी अपने आप को राजा, महाराजा, नवाब, बादशाह, सुल्तान समझते थे, सबकी औकात और सबकी लंका लगने वाली थी यही से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं 1765 से 1772 तक। ये 1765 में हम लोगों ने 2 घटना देखा है, एक देखा इलाहाबाद की संधि, और दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा हमने इलाहाबाद की संधि, और फिर देखा हमने द्वैत शासन। ये 2 चीज हमने देखा। अब इन दोनों का परिणाम क्या हुआ, क्या निकला परिणाम। दूसरी ओर ये भी चीज देख, द्वैत शासन बंगाल में एक नवाब और दूसरा अंग्रेज का द्वारा बैठाया गया नायब सूबेदार। ठीक है, 2 सरकार, 2 शासक, एक राज्य में 2 शासक, यानी एक परिवार के 2 मुखिया। ठीक है, अब ये इन दोनों का क्या परिणाम निकला। दूसरा चीज ये भी देखना है कि इसका जो परिणाम निकला, इसका जो कॉन्सिक्वेंस आया, इस परिणाम से का सकारात्मक परिणाम भी निकला और नकारात्मक परिणाम भी निकला। तो आपको दोनों पहलू देखना है, सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव चेंज, और निगेटिव चेंज। अब इस निगेटिविटी से या नकारात्मक परिणाम की वजह से इस समय जो 1765 से 1767 तक जो गवर्नर बनकर के आए थे रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव ने इस नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए कुछ पहल भी किए, कुछ परिवर्तन भी लाए, सामान्य प्रशासन में भी और सैन्य प्रशासन में भी। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर आपको देखना है तो 1765 से 1772 तक जो ये घटनाएं घटी 1765 में, इन घटनाओं का क्या परिणाम निकला, क्या आउटकम निकला, आपको ये जानना पड़ेगा ना। तो पता चलेगा कि ये जो 10 साल का समय अवधि है, ये एक ऐसी रिवायत शुरू कर दी भारत में जो आने वाले 200 वर्षों तक चलने वाली थी। ऐसी एक परंपरा शुरू किया गया यहां से अब लूट खसोट, भ्रष्टाचार, निरंकुशता, जबरन काम करवाना, राजशाही को छीनना, दूसरे राज्यों को हड़प लेना, आम जनता पर शोषण, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, गरीबी, डकैती, डाकुओं का राज शुरू हो गया, अपहरण, इस तरह के काम अब शुरू हो गए। क्यों?
क्योंकि ये जो काम हुआ था द्वैत शासन और इलाहाबाद की संधि, इससे कुल मिला जुला करके भारत की ऐसी की तैसी होने वाली थी। तो हमें सबसे पहले ये द्वैत शासन का परिणाम देखना है कि क्या परिणाम निकला, और इस द्वैत शासन के दौरान क्या क्या उथल पुथल हुआ भारत में। यहां से एक सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, और इस पर नियंत्रण पाने के लिए जो दुष्परिणाम निकल रहा था उसमें सुधार करने के लिए, उसको कम करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दो तरह का काम किया, एक सेना में भी सुधार किया, सैन्य प्रशासन में भी, और एक सामान्य प्रशासन में भी। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या परिणाम निकला द्वैत शासन का, या 1765 से 1772 तक कुल मिला जुला करके भारत की स्थिति क्या है। समझ में आया? आज का हमारा टॉपिक है। आप इसको अब ये समझ लोगी तो आपको रटने का दिक्कत नहीं होगा, रटना नहीं है, याद हो जाएगा। परिणाम की हम बात करते हैं। कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता ही है। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ जो 1772 तक चला, याद रखना है 1772। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो द्वैत शासन है, ये द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग का उपज नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव इसको इंप्लीमेंट जरूर किया था, लेकिन इसको लाया था लियोनेस कार्टिस ने। ये नाम याद रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लियोनेस कार्टिस। यही वो बंदा था जिसने द्वैत शासन लाया था, इसी के दिमाग की उपज थी, ठीक है। एक और बात याद रखना, ये जो 1765 से 1772 तक का काल है, इस काल को डाकुओं का राज भी कहा जाता है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या कंपनी के अधिकारी हैं, तो हम ये कह रहे थे कि ये द्वैत शासन का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव इसको लाया था। रॉबर्ट क्लाइव इसको इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था। ये दिमाग का उपज था लियोनेस कार्टिस का, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी, ये ब्रिटिश अधिकारी था, कंपनी में एक अधिकारी था, तो उसी के दिमाग का उपज था। जैसे समझ में आया? हाँ, अच्छा, एक और बात याद रखना, हम कल बताना भूल गए थे। ये जो 1765 से 1772 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एक भारतीय इतिहासकार है के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर ने इस टाइम पीरियड को, 72 तक के टाइम पीरियड को डाकुओं का राज कहा है। डाकुओं का राज्य यानी कि जो भी शासन प्रशासन में शामिल है, जो राज कार्यों में शामिल है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के भी अधिकारी, ये सब के सब इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान इनका मात्र एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, अधिक से अधिक लूटना, लोगों को अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना, शोषण करना और उससे उनको लूटना, यही सब इनका काम रह गया था। और हालात इतने बदतर हो गए थे कि 1770 में बंगाल में लोग भूखे मरने लगे और लोग अपने परिवार के ही मार करके खाने लगे थे। स्थिति इतना भयावह हो गया था, ये रिकॉर्डेड बात है, आपको बता रहे हैं। इसीलिए इसको डाकुओं का राज कहा गया है। 1770 में एक अकाल आया बंगाल में, उस अकाल के दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग भूखे मरने लगे। तो लोग जो मरता था, जो मरने वाला स्थिति में होता था, उसको मार करके लोग खा जाते थे। मेन ईटर हो गए थे, आदमखोर हो गए थे। इसीलिए कई ऐसे ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने लेटर लिखा, ब्रिटेन लेटर लिखा और कहा कि भैया भारत में बड़े से बड़े निरंकुश शासक हुए, लेकिन फिर भी भारत की समृद्धि हमेशा बनी रही, लोग खुशहाल रहे, राजा आए, नवाब आए, चले गए, लेकिन प्रजा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन पहली बार इस द्वैत शासन के वजह से स्थिति ऐसा हो गया है कि लोग भूखमरी हो गए हैं और भारत कंगाल होने के कगार पर आ गया है। भारत कभी ऐसी स्थिति में नहीं था। ये इतना भयावह टाइम पीरियड है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो इस दौरान भारत के कई कोनों में, कई क्षेत्रों में अकाल, भूखमरी आना शुरू हो जाता है। ये 1770 में हुआ था, एक अकाल आया था, भीषण दुर्भिक्ष हुआ था और लोग अपने ही मृतकों को, जो मरने वाला था या मर गया, उसको खा लेते थे। भैया क्या करें, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ,
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक परिणाम क्या क्या हुआ। देखिए इसमें क्या, हाँ दुर्भिक्ष आया था बंगाल में, बाद में वही अकाल सूखा, क्या बता रहे थे, बाद में कालांतर में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंसी रहा, जहां जहां उनका कंट्रोल रहा, उनकी ऐसी पॉलिसी थी ना, उनकी पॉलिसी बस ये थी कि ले लो, देने का नाम कुछ भी नहीं था। देने वाला जो हाथ था वो अपना काट चुके थे, यहां से लेते थे, 10% तो छोड़ो 1% पे रिफंड नहीं करते थे। जैसे इससे पहले भी भारत आक्रांतित हुआ है, इससे पहले भी भारत में आक्रांत आए हैं, मुगल आए, तुर्क आए, मंगोल आए, सब आए, हुर आए, यवन आए, शक आए, कुषाण आए। प्राचीन काल से ही अगर आप देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, ऐतिहासिक रिवायत रही है भारत की, कि भारत में हमेशा आक्रांत आते रहे, लेकिन वो आते थे तो यहीं पे घुल मिल जाते थे, यहीं के हो करके रह जाते थे। जैसे कुछ किराएदार होते हैं कि मकान मालिक के घर में जाते हैं तो मकान मालिक में ही मिल जाते हैं, उन परिवार के सदस्य की तरह हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आते हैं और आने के बाद कब्जाने लगते हैं, उनका नियत खराब होता है, वो कुछ और मोटिव से आते हैं। तो अंग्रेज के साथ दिक्कत यह था कि वो कभी भारतीय बने ही नहीं, वो इसको एक शिकारगाह या ऐशगाह की तरह समझते थे और लूट करके यहां से जो भी धन होता था इंग्लैंड पहुंचा देते थे। तो इंग्लैंड नहीं, वफादारी की बात नहीं है कि वो देश के प्रति वफादार है। अंग्रेज कभी किसी के वफादार नहीं होते हैं। भूरे आंख वाले, भूरे रंग वाले लोग कभी किसी के वफादार नहीं होता। जिस मर्द जिस औरत की आंखें भूरी हो, स्किन भूरा हो, उस पर कुल कभी भी भरोसा मत करना। हाँ, तो ये भूरे लोग कभी किसी के वफादार नहीं होते हैं। वो इसलिए पहुंचा देते थे क्योंकि उनको यहाँ पे रहना नहीं था, वो प्री डिसाइडेड माइंड था उनका, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता था। यहाँ गर्मी है, बरसात है, यहाँ का वेदर उनको फेवरेबल नहीं था। वो यहाँ पे आते थे, अपना अर्जित करते थे, नौकरी करते थे, लूटते थे, चले जाते थे। वो यहाँ रहने के उद्देश्य से नहीं आए थे, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल नहीं था। तो अब हम परिणाम की देखते हैं। तो परिणाम अगर देखें, परिणाम किस चीज का, तो कुल मिला जुला करके जो 1765 से 72 तक जो अंग्रेजों का शासन रहा, कंपनी का शासन रहा, विशेष करके बंगाल में और उत्तर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र तक जो शासन रहा, उससे क्या परिणाम निकला, क्या भारतीय जनमानस पर, आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। तो ये प्रभाव को हमको दो हिस्सों में बांट देना है, एक सकारात्मक या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, नकारात्मक। याद रखो, सकारात्मक 5% है तो नकारात्मक 95% है, इतना का अंतर है। सकारात्मक प्रभाव अगर किसी को पड़ा तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पड़ा। ये द्वैत शासन का जो 1765 से 72 तक चला, अगर किसी को फायदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को हुआ। क्या फायदा हुआ? तो फायदा यही हुआ कि किसी राज्य या किसी नवाब को नाराज किए बगैर, किसी राज्य को, जो भारतीय देशी राज्य हैं, उनको नाराज किए बगैर ही, इनको या जनमानस को, जो सामान्य जन है, उनको नाराज किए बगैर ही कंपनी के हाथों सारी शक्ति चली आई। जो इलाहाबाद की संधि अद्वैत शासन आया, इससे न तो देशी और जो राज्य थे वो भी नाराज नहीं हुए और न तो जनमानस नाराज हुई, और शक्ति, पावर ट्रांसफर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो पहला परिणाम यह हुआ कि शक्ति का हस्तांतरण हुआ बिना किसी असंतोष के। सकारात्मक परिणाम यह निकला। दूसरा परिणाम यह निकला कि जो भी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो भी गैर ईस्ट इंडिया कंपनी थी या और जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी, वो व्यापारी कंपनियां भी इनसे नाराज नहीं हुए, उनमें असंतोष नहीं हुआ, और वो जैसे पहले कर दिया करते थे, पहले टैक्स दिया करते थे, उस तरह से वो आगे भी देते रहे। कंपनी को इससे फायदा हुआ, यानी कंपनी को बिना किसी दूसरे कंपनी को नाराज किए ही, असंतोष किए ही, उनको अपना व्यापारिक कार्य सुचारू रूप से चलाने का अवसर मिलता रहा।
ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? फ्रेंच कंपनी थी, पुर्तगीज थी, डेन थी, ये सब जो कंपनियां थी, ये कंपनी ये जहां पे इनका नियंत्रण था। यहाँ पे कंपनी कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री वाला कंपनी, यहाँ कंपनी कहने का मतलब है कि ये ज्वाइंट वेंचर कमर्शियल ग्रुप, जो कि यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या जो भी यहाँ पे भी निर्मित होता है भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, या जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे मसाला वसाला, कपड़ा हुआ, अफीम हुआ, नील हुआ, चीनी हुआ, इस तरह के जो सामान होता था उसको खरीदती थी, स्टोर करती थी, ले जाकर के बेच देती थी। कंपनी का मतलब यहाँ पे ये एक व्यापारी कंपनी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या बड़ा बड़ा प्लांट नहीं लगा है। प्लांट तो 19वीं सदी में लगा भारत में, 18वीं सदी में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, यूरोप में, और वहां से यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 साल लग गया। तो 19वीं सदी में सबसे पहले प्लांट लगा था। कंपनी का मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रेड से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कंपनी का सबसे जो सकारात्मक परिणाम मिला वो कंपनी को मिला कि उनको बिना विरोध, बिना बगावत के ही शासन करने का मौका मिल गया, राजस्व इकट्ठा होने लगा, और दूसरी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी नाराज नहीं हुए, ठीक है। अब जो इसका नकारात्मक प्रभाव है ये बड़ी लंबा चौड़ा है, इसको देखना हमारे लिए जरूरी है। याद रखना ये सब के सब सवाल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल यही पूछे कि द्वैत शासन कब लागू हुआ था। ये सब सवाल अब कम ही पूछे जाते हैं, बल्कि उसके अंदर की निहित बातें ही पूछी जाती है आजकल एग्जाम में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्वैत शासन के दोष या परिणाम, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमको कुल मिला जुला करके देखना है, तो ये देखना है कि जो कंपनी बंगाल का शासन अपने हाथ में ले ली है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, तो इससे क्या हुआ कि कंपनी का कर्मचारी जो है ये मनमानी करने लगे, कर्मचारियों में मनमानी आ गया। अब ये स्थिति हो गया कि सैया भाई है थानेदार, डर का है, अब डर का है। तो अब कंपनी स्वयं थानेदार बन गया है, तो इसको कोई डर नहीं है, तो मनमानी बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, करप्शन। फिर क्या हुआ, अनियमितता बढ़ गया, इरेगुलरिटी, ये भी बढ़ गया। लोगों पर अब शोषण होने लगा, अत्याचार होने लगा, लूट, एक तरह से लूट का माहौल बन गया। अब एनार्की की तरह समझ लो, अराजकता फैल गया पूरा बंगाल में एकदम। बड़े बड़े कंपनी के अधिकारी हैं उधर लूट रहे हैं, जनता से जबरन टैक्स ले रहे हैं। कल तक जहां बंगाल में मात्र 8 लाख रुपया सालाना टैक्स आता था, जब से द्वैत शासन आया करीब हमको लगता है कि 3 गुना बढ़ गया टैक्स, कमाई होने लगा, यानी 22 लाख रुपया वार्षिक इनकम होने लगा। कल तक जो नवाबी था, नवाब के अधीन 8 लाख रुपया आता था वार्षिक लगान, अब सीधे 22 लाख रुपया आने लगा। इसका मतलब यह है कि तय लगान से ज्यादा राजस्व वसूल किया जाने लगा, जबरन वसूल किया जाने लगा। जो उस लगान के दायरे में नहीं आता था उससे भी लगान वसूला जाने लगा, हर एक चीज पर टैक्स लिया जाने लगा। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो परिणाम कुछ इस तरह से निकला। ये निचोड़ है। अब इसमें से हमको थोड़ा थोड़ा बारीकियों से देखना है कि क्या क्या हुआ। तो मनमानी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, शोषण, लूट, ये सब आम बात हो गया। किसी का फोन आ रहा है शायद, अच्छा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिखता है हमको परिणाम में। सबसे पहला परिणाम जो निकला वो ये निकला कि नवाब जो कल तक सक्रिय होकर के, उसका जब तक सूबा था, जब तक उसके सूबे पर उसका नियंत्रण था, तब तक वो जनता का हित अहित, राज्य का हित अहित देखता था कि किससे राज्य को फायदा है और कौन से कार्य से जनता को फायदा है, नागरिकों को फायदा है, प्रजा को फायदा है। कोई भी राजा यही सोचता है कि राज्य को भी फायदा हो और जनता भी खुशहाल रहे, यही राज्य।
लेकिन यहां पर अब क्या हुआ कि यहां पर नवाब और नायब सूबेदार, अंग्रेज के प्रतिनिधि, ये दो हैं। तो नवाब के पास उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, और अधिकार किसके पास है? अधिकार है अंग्रेजों के पास। अब सोचो, आपके पास अधिकार नहीं हो, सिर्फ दायित्व हो, तो आप कितना दिन काम करेंगे? आप एक क्लास का मॉनिटर भी अगर आपको बना दिया जाए और आपको अधिकार नहीं दिया जाए, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया जाए कि कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करना चाहिए, तो इसके साथ आपको ये भी तो राइट होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा हल्ला करे तो हम उसको पनिश कर सकें। लेकिन आपको पनिश करने का अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चा हल्ला नहीं करे। लेकिन हल्ला अगर कर रहा है तो कैसे रोकें, इसके लिए हम क्या लीगल इलीगल एक्शन ले सकते हैं, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नवाब के साथ कुछ इसी तरह का हो गया था। न इसके पास इसका अपना सेना था, लेकिन सेना का खर्चा के लिए इसको अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके पास पुलिस था, लेकिन पुलिस की खर्चा के लिए इसको अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसको आय होता था, लेकिन ये स्वयं नहीं अर्जित करता था, जो अंग्रेज देते थे वही रखता था। तो सामान्य प्रशासन से लेकर के सैन्य प्रशासन तक सब के सब अधिकार विहीन दायित्व हो गया था। इससे क्या हुआ कि नवाब धीरे धीरे बंगाल के प्रशासन से, बंगाल के शासन से धीरे धीरे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। बोला जाओ, जैसा हो रहा है साला होने दो, क्या किया जा सकता है। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे अफरा तफरी, एनार्की मचना शुरू हो गया। अब इस तरह का सिचुएशन हो, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन अगर किसी भी देश में या किसी राज्य में हो जाए तो क्या होगा? सभी लोग मनमानी करने लगेंगे, अव्यवस्था पड़ जाएगा, तंत्र कोलैप्स कर जाएगा, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होगी, सुरक्षा नहीं मिलेगा, क्राइम, करप्शन, ये सब के सब बढ़ जाएगा। हुआ भी यही, बंगाल के साथ भी यही हुआ। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व तो जब दिया गया तो नवाब धीरे धीरे शासन और प्रशासन से, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो किसी भी राज्य, हाँ, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में या किसी भी समाज में ये जो शासन और सरकार का कॉन्सेप्ट है, काहे के लिए है? शासन और सरकार का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं है कि सब कुछ, जितनी भी व्यवस्था है मानव की, जितनी भी मानव गतिविधियां हैं, मानव के आयाम हैं, वो सब के सब सुचारू रूप से नियंत्रित वे में चलता रहे। अब अगर कल्पना करो, अगर शासन न हो, अगर सरकार न हो, अगर सरकार का तंत्र न हो, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इस तरह के जो एजेंसी सरकार की न हो, तो कल्पना करो कि अगर आप करोड़पति हैं तो पड़ोस वाला अगर गरीब है तो हो सकता है गरीब आदमी के मन में ये लालसा जगे कि रातों रात इसको लूट करके हम अमीर बन जाए। वो कर सकता है, होगा ही वही। तो इसीलिए सरकार का होना जरूरी है, शासन का होना जरूरी है। शासन और सरकार में कोशिश यही किया जाता है कि सबके साथ न्याय सम्मत व्यवहार किया जाए, सबके अधिकारों की रक्षा की जाए, सबको अवसर दिया जाए, सबको विकास करने का अवसर दिया जाए, सबको जीवन निर्वाह करने का अवसर दिया जाए। तो नवाब के पास, बेचारे के पास दायित्व है नहीं, अधिकार है नहीं, दायित्व खूब है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये प्रशासन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और बोल छोड़ दिया, जैसा स्थिति है वैसा चल रही, क्योंकि अब अंग्रेज ऑक्यूपाई कर लिए थे। अब इसका परिणाम क्या निकला होगा, खुद सोचो। इसका परिणाम निकला प्रशासनिक अव्यवस्था के रूप में, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, चाहे वो सामान्य प्रशासन हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सब के सब धीरे धीरे लचर होने लगे और स्थिति भयावह होने लगा। कंपनी के अधिकारी हो या नवाब के अधिकारी हो, वो सब के सब अधिक से अधिक लूट पर ध्यान देने लगे, अधिक से अधिक पैसा वसूलने पर ध्यान देने लगे। एक तरह से ऐसे समझ लो कि एक डाकुओं का राज्य बन गया था, क्योंकि नवाब के पास उत्तरदायित्व था, अधिकार नहीं था। अब कुछ भी अगर होता, अब यहाँ पे स्थिति ऐसा हो गया था कि मान लो बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, कोई भी छोटा सा काम के लिए राज्य से अगर करवाने जाता है नागरिक, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, अधिक पैसा देना पड़ता है, निर्धारित मात्रा या नियत तय मात्रा से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, नहीं, हाँ, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा इससे, और क्या बढ़ जाएगा, लूट मार, ये सब कुछ बंगाल में आम बात हो गया और धीरे धीरे सिस्टम कोलैप्स कर गया।
1765 से 67 तक, जब तक क्लाइव था, तब तक इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया। क्या क्या किया हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर। पहले इसका प्रभाव देख लेते हैं कि क्या क्या परिणाम निकला। तो दूसरा परिणाम यह निकला कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है वो है भारत के, विशेष करके बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में आर्थिक व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, आर्थिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ये सब कुछ, हाँ, कर या राजस्व, ये सब के सब चीज चरमराने लगा। उद्योग करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े इंडस्ट्री। उद्योग करने का मतलब है, हाँ, सब कुछ, जितना भी आर्थिक गतिविधि, हाँ, आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब यह है, दिमाग में, जेहन में बैठा लो। आर्थिक गतिविधि या अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि वो सारे क्रियाकलाप जिससे आय अर्जित की जा सकती है, जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होता है, उन सारे क्रियाकलापों को आर्थिक गतिविधि कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं उन सारे क्रियाकलापों को, जिसमें मनी आपको दिखे कि यहां से इसको मनी अर्जित किया जा सकता है या मनी में इसको चेंज किया जा सकता है, वो आर्थिक क्रियाकलाप है। अगर एयर है, खुले आसमान में हवा है और आप उसको बेच नहीं रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, देन वो फ्री है, वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको सिलेंडर में पैक करते हैं और उसको सेल करते हैं और खरीदते हैं, देन वो आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है, वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप में वो सारे एक्टिविटी शामिल हो जाते हैं जिसमें मनी का रोल होने लगता है, मनी दिखता है, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाकलाप पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा जब प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, अनियमितता बढ़ गया, जिम्मेवारी किसी का नहीं है, तय किया गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यही सब होगा। एक उदाहरण से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले रेवेन्यू देखें, तो रेवेन्यू के मामले में अगर हम देखें, राजस्व के मामले में, तो बंगाल को कल तक 1765 में से पहले तक, जहां मात्र 8 लाख रुपया वार्षिक लगान मिलता था या रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इस समय जब डायरकी सिस्टम आया, सीधे बढ़ करके 22 लाख रुपया हो गया। यानी 8 लाख से सीधे 22 लाख, यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। हाँ, द्वैत शासन के आने के बाद हम वही बात पढ़ रहे हैं, द्वैत शासन का क्या परिणाम निकला, ठीक है। तो सीधे राजस्व में वृद्धि हो गई। तो ये राजस्व की वृद्धि तो दिखा रही है कि भाई राज्य का आय बढ़ गया, लेकिन राज्य का आय कैसे बढ़ा? तो पता चला कि कल तक जो व्यक्ति 10 रुपया टैक्स देता था, अगर 50 रुपया कमाता था तो 10 रुपया टैक्स देता था। अब क्या हो रहा है कि 10 रुपया वो छोड़ करके 40 रुपया टैक्स दे रहा है। तो क्या होगा बेचारा का, वो उसका स्थिति क्या होगा? कल तक जो 40 रुपया में अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य सफाई का व्यवस्था अपना कर रहा था, वो अब उसको 10 रुपया में करना पड़ेगा। स्थिति क्या होगा कि उसको या तो पेट काटना पड़ेगा या फिर और चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो राज्य का या कंपनी का तो आय बढ़ गया, लेकिन लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। दूसरी ओर क्या हुआ कि लगान जब वसूला जाता था कंपनी के अधिकारियों के द्वारा या कंपनी के जो सिस्टम में शामिल थे, उनके द्वारा जबरन वसूल किया जाने लगा। किसानों से, मजदूरों से, उद्योग जो शिल्पकार थे, जो विनिर्माण का काम करते थे। यहाँ पे उद्योग का मतलब याद रखना हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसको आज हम कुटीर उद्योग ये कहते हैं। हाँ, जिसमें परिवार के लोग मिल करके अपना उत्पादन का काम करते हैं। जैसे लोहे का सामान बनाने वाला लोहार का परिवार मिल करके अपना हल बनाता है, जुआग बनाता है, कुदाल बनाता है, फावड़ा बनाता है, जो कुछ भी बनाता है उसको बाजार में, आसपास के हाट में या दूसरे शहर में ले जाकर के बेचता है। तो इस तरह के जो चीज था वो भी प्रभाव पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इनसे जबरन लगान वसूला जाता है, इनसे वो चीज अब बनवाया जाने लगा जो अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सिस्टम की वजह से उद्योग खत्म होने लगे। अब ये कुदाल बना रहे हैं, मान लीजिए इनको बनाने में 5 रुपए का खर्च है, और कंपनी के गुमास्ते आते हैं, कंपनी के अधिकारी आते हैं, कंपनी के कर्मचारी आते हैं और कहते हैं 4 रुपए में दो, या फिर जबरन छीन करके चले जाते हैं। तो इनको क्या फायदा होगा? 1 साल 2 साल 4 साल तक करेंगे, जब इनको लगेगा कि भैया अब इसमें जिंदगी बेकार है, देने छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे गांव में। काहे के लिए भैया? खेती करने के लिए।
अगर खेती भी नहीं होगा देन ये क्या करेंगे, अब लूट मार करेंगे। तो इसीलिए बंगाल में इसके बाद से लूट मार डकैती आम बात हो जाता है। भारत में जो डकैती वकैती का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी की वजह से शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जो कल तक अपना घर में परिवार के साथ मिल करके कुछ काम करके उत्पादन करते थे, अब बेरोजगार हो गए। तो जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करेंगे भैया, या तो खेती का काम करेंगे। जब खेती करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है वहां भी यही स्थिति है। दिन वो लूट मार करने लगे, वो सेठों को, वो धनवानों को, वो जिनके पास पैसा है उनके यहाँ डकैती करने लगे। तो ये सिस्टम शुरू हो गया। कृषि पूरी तरह से लॉस हो गया। दूसरी ओर क्या देखते हैं कि जो कंपनी है वो कंपनी कृषि से राजस्व रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रही है, लेकिन कृषि के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। होना यह चाहिए था कि किसानों को समय समय पर कंपनी कर्जा देती, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करती, उर्वरक देती, ये सब कुछ दे करके उत्पादन बढ़ाती। जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इसीलिए आया था क्योंकि वहां का किसान या कृषि समृद्ध था, और कोई भी उत्पादक वर्ग हो या किसान वर्ग हो या शिल्पकार वर्ग हो, उनको उनके उत्पादन के बदले में अधिक से अधिक उनको मुनाफा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि उनमें एक तरह का प्रोत्साहन होता था, उनके अंदर एक जज्बा आता था कि हम अधिक उत्पादन करेंगे, बेहतर उत्पादन करेंगे, दिन हमको और ज्यादा कमाई होगा। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ उल्टा ही है। अगर ज्यादा उत्पादन करेंगे, ज्यादा करेंगे तो कंपनी आपको छीन करके ले जाती थी। तो धीरे धीरे इनका मनोबल डाउन होता चला गया और ये धीरे धीरे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की समस्याओं में चलते चले गए। और उसी का दुष्परिणाम है कि भारत आज भी उसी साइकिल में घूम रहा है, आज भी उसी साइकिल में है। गरीबी, भूखमरी, अकाल, ये जो समस्याएं हैं भारत में, ये आज भी बना हुआ है। ठीक है। और हम एक उदाहरण बताए भी कि बंगाल की स्थिति 1770 में क्या हो गई थी कि एक दुर्भिक्ष छाया था, तो लाखों लोग मर गए भूख से, और मजबूरन ये स्थिति हो गया कि लोग को ही खाने लगे, मेन ईटर बन गए लोग, आदमखोर हो गए। ठीक है। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य में भी हानि हुआ। जो देसी व्यापारी थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनका धीरे धीरे व्यापार पर से नियंत्रण कम होता चला गया, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज यहां से सस्ते दामों में इनके द्वारा बनाए सामानों को खरीद लेते थे। दूसरी ओर इंग्लैंड के उद्योगों से बना हुआ सामान को ला करके यहाँ सस्ते दामों में बेचते थे। इससे धीरे धीरे भारत के जितने भी व्यापारी थे, जितने भी उत्पादक हैं, बेचारे उनका कमर टूटना शुरू हो गया। एक तो न तो इनके सामानों को महंगे दामों पर या उचित कीमत पर खरीदते थे, और न तो वहां से ला करके इनको ये ट्रेड, एक तो इंग्लैंड से ट्रेड कर नहीं सकते थे। आम नागरिक कहाँ उस समय इंग्लैंड जाएगा सामान खरीदने, ला करके यहाँ बेचेगा। तो कंपनी ही लाती थी और ला करके यहाँ पे अपने मनमाफिक दामों पर बेचती थी। इससे इनका सामान धीरे धीरे मार्केट में खत्म हो गया। अब मान लो हम ये डस्टर है, मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर हम अपने घर में बनाते हैं, बना करके इसको 10 रुपए में बेचते हैं। 10 रुपए में बेचते हैं तो इसमें हमको 2 रुपए का मुनाफा होता है। अब कंपनी आई उधर से, बोली कि भैया ये डस्टर तुम बना रहे हो, हमको 5 रुपए में दोगे, नहीं दोगे तो मार देंगे, नहीं दोगे तो केस में फंसा देंगे, जेल में डाल देंगे। तो बेचारा मजबूरन कितना दिन देगा, 1 साल देगा, 2 साल देगा, घाटा सा करके उसके बाद देखा कि भैया लॉस हो रहा है और घर से मेरा लग रहा है देना, छोड़ देगा। और दूसरी ओर कंपनी क्या कर रहा है कि ये जो मार्केट में भारत के व्यापारी या उत्पादक 10 रुपए में बेच रहे थे, उसके बदले में कंपनी इंग्लैंड से इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बना हुआ डस्टर लेकर के आता है, जो यहाँ पे ला करके मात्र 5 रुपए में ही बेचता है, क्योंकि उसको उद्योग में बनाया है, फैक्ट्री में बनाया है तो सस्ता पड़ा है, लागत कम लगा है, तो 5 रुपए में ला करके बेचिए। तो जो कुल मिला जुला करके बेचारे अपने से करके कमा लेते थे, अब इसके आने से और ज्यादा इनकी हालत खराब हो गई। तो ये क्या करेंगे, ये फिर करेंगे डकैती, ये करेंगे चोरी, ये करेंगे अपहरण, ये करेंगे हत्या, ये सब कुछ शुरू हो गया। ठीक है। इसी के वजह से आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम शुरू हुआ भारत में, जो भी स्थापित उद्योग थे, जैसे रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, नील का उद्योग, सोरा का उद्योग, ये सब के सब इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए और इसमें शामिल लोग बेरोजगार हो गए। अफरा तफरी मच गया, लोग शहर छोड़ करके गांव की ओर फिर से भागने लगे। कल तक लोग शहर में रहते थे, राज्य के संरक्षण में रहते थे, राज्य को सेवा देते थे, राज्य के सैनिकों को साजो सामान देते थे, खाद्य आपूर्ति करते थे, वस्त्र देते थे, विलासिता के सामान बनाते थे, राज्य को बेचते थे, प्रजा को बेचते थे। लेकिन अब ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया और फाइनली उजड़ गए, और उजड़ करके फिर वापस गाँव की ओर चले गए। गाँव जा करके देख रहे हैं तो वहां भी वही हालत है किसानों के साथ। दूसरी ओर क्या देख रहे हैं, एक और चीज यहाँ पे नया चीज देखने को मिला कि कल तक क्या होता था
कि रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था, राजस्व का जो उगाही होता था, वो नवाब के कर्मचारी किया करते थे, या कोई भी इससे पहले राजा होता था तो उसका जो अधिकारी होता था, कर्मचारी होता था, गांव लेवल पर, पटवारी लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक, वो सब अधिकारी नियत मात्रा में जितना निर्धारित होता था लगान उतना वसूल करते थे। मैक्सिमम 1/4 होता था लगान, 25% तक अधिकारी उतना वसूल करते थे, राज्य के खजाना में पहुंचा देते थे। अब स्थिति ऐसा नहीं रहा। अब कंपनी क्या कर रही है कि ऑक्शन देने लगी, नीलामी करने लगी। यहां से अब एक नया वर्ग, जमींदार वर्ग उभर करके सामने आ रहा है। मुगलों के काल में भी जमींदार थे, लेकिन वो जमींदार अलग थे, ये जमींदार अलग है। यहां पे एक तरह से बीड लगाने लगा, बोली लगाने जाने लगा कि भैया जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उसी को दिया जाएगा। अब मान लो बंगाल का एक सूबा है, एक प्रांत है, नदिया जिला है, मान लो नादिया जिला है। अब इन नदिया जिला में पहले 1 लाख रुपया वार्षिक आता था लगान, जब नवाबी थी या जब उससे पहले हिंदुओं का जब राज था तब 1 लाख रुपया नियत था, हमेशा आता था। अब कंपनी आई, अब कंपनी को 26 लाख रुपया हर साल मुगल बादशाह को भी देना है, बंगाल के नवाब को भी देना है, और इसको अपने भी रखना है। तो स्वाभाविक है कि इसको ज्यादा अर्न करना पड़ेगा। ज्यादा अर्न करेगा तभी इसको मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तभी वो अपना ट्रेड भी बूस्ट कर सकेगा, बढ़ा सकेगा। तो कंपनी क्या की कि अब नादिया जिला के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका ऑप्शन लगाने लगी, बोली लगाने लगी कि जो जितना ज्यादा देगा उसी को हम देंगे कलेक्शन करने का। तो मान लो पहले 1 लाख रुपया आता था, 10 लोग आए बोली लगाने के लिए, और 10वां जो व्यक्ति है वो बोला हम 5 लाख रुपया हर साल देंगे। तो कंपनी अब इसी को राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। अब दूसरा पहलू देखो, इसने बोला कि हम कंपनी को 5 लाख रुपया हर साल देंगे। कंपनी खुश, 4 लाख रुपया अधिक आ रहा है, इसमें नवाब को भी मिल जाएगा, मुगलों को भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। अब सोचो, अगर ये जमींदार बोली लगा करके 5 लाख रुपया वसूल करने का वादा किया है देने का, तो क्या ये 5 ही लाख रुपया वसूलेगा? ये वसूलेगा 8 लाख, 10 लाख, ताकि 3 लाख 4 लाख इसको भी तो मुनाफा हो। अब ये भरपाई कौन करेगा? ये भरपाई करेगी यहाँ की प्रजा, यहाँ का आम नागरिक। किसी भी तरह से घर बेच करके तो लोग, स्थिति ऐसी भयावह है, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहे हैं, स्थिति ऐसी भयावह हो गई थी कि लोग अपने रेवेन्यू को या राजस्व को या लगान को जमा करने के लिए अपने बच्चों को बेचते थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कुछ कुछ जगहों पर। अगर नियत समय पे अगर आप लगान नहीं देंगे, आपके पास 4 बच्चा है, दिन एक बच्चा बेचिए, बेच करके जो पैसा आता है उसको लगान दीजिए। अब ये जो समाज में एक ट्रेंड शुरू हुआ, इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसका परिणाम निकलेगा बगावत। इसी समय से बंगाल में विद्रोह शुरू हो जाता है, सन्यासी विद्रोह। भारत का सबसे पहला विद्रोह 1765 से शुरू हो जाता है, 66 से सन्यासी विद्रोह। अब जो सन्यासी थे, जो फकीर थे, उनसे भी टैक्स वसूला जाने लगता है, मंदिरों में टैक्स लगाया जाने लगता है। जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि मंदिर में उसको नहीं जाने दिया जाता था, वो ये यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से ये परंपरा शुरू हो गया। मंदिरों में भी टैक्स लगाया जाने लगा, सन्यासियों पर, साधुओं पर भी टैक्स, मेला पर टैक्स, धार्मिक महोत्सव पर टैक्स, कोई भी सार्वजनिक महोत्सव कर रहे हैं उस पर टैक्स, हर एक जगह में टैक्स लिया जाने लगा। और आप टैक्स नहीं देंगे, देन आपका छीना जाएगा, मारा जाएगा, ये सब किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके भारत की भयावह स्थिति शुरू हो गई। और यहीं से शुरू हुआ, यही सब के वजह से शुरू हुआ किसान विद्रोह, मजदूर विद्रोह, हाँ, सन्यासी जनजातीय विद्रोह। ये जितना भी विद्रोह देख रहे हैं, किसान, मजदूर, जनजातीय, सन्यासी, ये सब के सब अब विद्रोही हो जाएंगे। क्या करेंगे भैया? इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बगावत करेंगे, लूटेंगे, तभी तो इनका जीवन चलेगा। और ये रिवायत भारत में शुरू हो जाता है। और यही सब का फाइनली कंक्लूजन निकला। ये सारे असंतोष जब आगे बढ़ गए, सैनिकों का विद्रोह, सैनिक भी विद्रोही हो गए क्योंकि इनका भी वेतन और भत्ता काट लिया गया। तो ये सब का जब एक जगह पूरा असंतोष जमा हो गया, तो एक बार ब्लास्ट किया 1857 में, जिसको हम 1857 का रिवोल्ट कहते हैं। 100 साल के बाद असंतोष पूरी तरह से भर गया, लबालब हो गया, अपने सीमा से बाहर हो गया। दिन लोग सड़क पे उतर गए, अंग्रेजों पर हमला करने लगे, और इसकी शुरुआत कर दी मंगल पांडे ने गोली मार करके। ठीक है, तब यहां से
हालांकि विद्रोह की शुरुआत 1765-66 से सन्यासी विद्रोह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जनजाति जो जंगल में रहते हैं उनके भी अधिकार छीने जाने लगे, उनको भी लूटा जाने लगा, तो वो भी विद्रोह करने लगे। कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, ये सब विद्रोह, चेर विद्रोह, ये सब विद्रोह शुरू हो जाता है। जो जनजाति जहां है वो भी अपने लेवल पर विद्रोह करने लगता है, क्योंकि उनके अधिकारों में भी हस्तक्षेप किया जाने लगता है, उनका भी अधिकार छीना जाने लगता है। तो कुल मिला जुला करके परिणाम की स्थिति ये है। ठीक है।